वेलकम बैक टू द चैनल। आज के टाइम पे हमारे सामने अगर कोई केस आता है तो हम सबका रिएक्शन एक ही होता है कि यार कैसे से लोग रह रहे इस जनरेशन में। बट जो आज का केस है वो आज से करीबन 36 ईयर्स पुराना है, जिसके बारे में मुझे 2 मंथ्स पहले पता चला थ्रू इंस्टाग्राम। एंड जब मैंने उस केस के बारे में स्टडी करी तो गाइस मेरी पूरी बॉडी सिबर कर गई। एंड उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि जनरेशन बुरी नहीं है, लोगों की मेंटालिटी बुरी है। बट ये जो केस है ना, इसके बारे में पढ़ने के बाद लगा कि यार लोग कितने बुरे हैं, इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हैं कि उन्हें किसी का दर्द भी महसूस नहीं होता है। और मुझे सच में इस केस के ऊपर में वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, बट फिर मेरे को फील हुआ कि मेरे को बनाना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस केस दैट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड जुंको फुरुटा। जुंको फुरुटा एक यंग वुमेन थी जिसका जन्म 18 जनवरी 1971 में मिसातो सैतामा जापान में हुआ था। उसकी फैमिली में उसकी माँ, पापा और एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई था। वो हाई स्कूल में पढ़ती थी जो सैतामा में था, और वो पार्ट टाइम जॉब भी किया करती थी एक प्लास्टिक होल्डिंग फैक्ट्री में। स्कूल ख़त्म होने के बाद वो तुरंत ही अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए चली जाती थी क्योंकि वो पैसे सेव कर रही थी ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद एक ट्रिप में जाने के लिए जो उसने खुद प्लान किया था। और वो ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में काम करने का भी सोच रही थी। वो अपनी क्लास में बहुत ज़्यादा फेमस थी, उसके ग्रेड्स भी बहुत अच्छे आते थे और वो हार्डली अब्सेंट किया करती थी। वो काफ़ी एक्टिव थी और अट्रैक्टिव भी, और उसे काफ़ी अटेंशन मिलते थे उसके क्लासमेट्स से, जिसे देख के कुछ लोगों को जेलसी होने लगी थी। वो ना तो ड्रिंक करती थी, ना ही स्मोक, और ना ही कभी किसी ड्रग्स को हाथ लगाई थी। ये सब उसे सबसे अलग और अट्रैक्टिव बनाता था अराउंड स्कूल। स्कूल में एक ग्रुप था बॉयज़ का, जिसमें एक लड़का था जिसका नाम हिरोशी मियातो था। एक्चुअली इसे जुंको पे क्रश था और ये उसके साथ फिजिकल होना चाहता था। इसने उसे प्रपोज भी किया था, पर जुंको ने मना कर दिया था। पूरे स्कूल में हिरोशी एक बिग बुली था जो कि एक बहुत बड़े ग्रुप याकुजा का मेंबर था। और जब जुंको ने उसे मना किया था तो उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि जुंको ने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। हिरोशी ये सब चीज़ों को सहन नहीं कर पा रहा था कि कोई उसे कैसे मना कर सकता है। हिरोशी ने उस रिजेक्शन को एज अ इंसल्ट ले लिया। उसके बाद हिरोशी ने अपने कुछ दोस्तों को इकट्ठा किया और उन लोगों के साथ मिलकर प्लान बनाया कि कैसे वो जुंको से रिवेंज लेगा। उन लोगों ने डिसाइड किया कि उनके ग्रुप में से ही कोई एक लड़का जुंको पे अटैक करेगा और हिरोशी उसे आकर बचाएगा, और जुंको का ट्रस्ट जीतने के बाद वो लोग जहाँ चाहेंगे वहाँ जुंको को ले जाएंगे। ऑन नवंबर 25, 1988 जुंको अपने साइकिल से घर आ रही थी पार्ट टाइम जॉब करने के बाद। तभी एक अननोन लड़का उसके ऊपर अटैक करता है और उसके साइकिल को टक्कर मार के गिरा देता है। जब ये सब हो रहा था तभी हिरोशी वहाँ से गुजर रहा था। ये सब देख करके हिरोशी जुंको के पास आया और उस लड़की को डरा कर भगा दिया। उसके बाद वो जुंको को अपने घर चलने को बोलता है। सब चीज़ सेम जा रहा था जैसा हिरोशी और उसके दोस्तों ने प्लान किया था, बट जुंको को हिरोशी पे ट्रस्ट नहीं था। बट फिर भी जुंको ने सोचा कि वो लड़का फिर से उसके ऊपर अटैक कर सकता है तो उससे बेहतर वो हिरोशी के साथ चली जाए। और जुंको को कोई भी आइडिया नहीं था कि हिरोशी के अंदर उसके लिए कोई नफरत हो सकती है। जुंको इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि हिरोशी कोई ऐसा प्लान बना सकता है। हिरोशी जुंको को एक पुराने घर पे ले जाता है जहाँ पे कोई भी नहीं रहता है। वो घर ऐसे ही खाली पड़ा हुआ रहता है। जुंको को वो याकुजा के साथ अपने कनेक्शन के बारे में बताता है। उसके बाद वो थोड़ा सा भी टाइम नहीं लेता है और कंटिन्यूसली जुंको का रेप करना शुरू कर देता है। उसके बाद वो उसे एक होटल ले जाता है और वो अपने दोस्तों को कॉल करके होटल में बुलाता है। उसके बाद वो और उसके 3 दोस्त जुंको को असॉल्ट करते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीज़ें वो लोग पहली बार नहीं कर रहे थे। वो लोग ये सारी चीज़ें कुछ वीक्स पहले ही एक लड़की के साथ की थी। उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो लोग कुछ फन करेंगे, उसके बाद जुंको को छोड़ देंगे। बट पॉसिबिलिटी था कि जुंको पुलिस को इन्फॉर्म कर देगी, तो उन लोगों ने ये सब सोचकर जुंको को नहीं जाने दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग हिरोशी जुंको को एक पास के पार्क में ले गया जहाँ पे उसके 3 दोस्त इन लोगों का इंतजार कर रहे थे। उन लोगों ने जुंको का एड्रेस उसकी नोटबुक से निकाला और उसको डराने के लिए ये बोलने लगे कि अगर वो भागने की कोशिश करेगी तो वो लोग उनके
पूरे फैमिली को मार देंगे। उसके बाद चारों लड़के उसको वापस उसके एक दोस्त मिनादो के पेरेंट्स के घर ले गए और कंटिन्यूअसली उसको असॉल्ट करते रहे। यहाँ से वो और 42 डेज के लिए हेल्पलेस प्रिजनर की तरह बंद रही और सब कुछ सहन करती रही। जुनको को गायब हुए 3 दिन हो गए थे और इधर उसके पेरेंट्स पुलिस के साथ जुनको को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। ये जानते हुए कि ऐसा होगा, लड़कों ने उसके पेरेंट्स को कॉल किया और बताया कि वो भाग गई थी और एक दोस्त के साथ सेफली रह रही है। जुनको को मजबूर किया गया कि वो अपनी माँ से बोले इन्वेस्टिगेशन रोकने के लिए। उसके बाद उन लोगों ने जुनको को बेडरूम में बंद कर दिया और उसे एक लड़के के साथ लवर पोस्ट करने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन पेरेंट्स को ये समझने में देर नहीं लगी कि ये सब झूठ है। इवेंचुअली उन्होंने गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड वाले पूरे ड्रामे को रोक दिया क्योंकि बहुत क्लियर था कि ये सब झूठ है। बॉयज ने जुनको को अपने टॉय की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने उसे कंटिन्यूअसली मारा और दिन में काउंटलेस बार उसके साथ रेप किया और उन्हें इस बात पर प्राउड था कि वो क्या कर रहे हैं। उनके दोस्तों को पता चला कि उन्होंने एक लड़की को फंसा लिया है और अपने हिसाब से उसका यूज कर रहे हैं। उन्होंने अपने बहुत सारे दोस्तों को आने और उसके साथ रेप करने के लिए बुलाया। पहले कुछ दिन में उनमें से कम 30 लोगों ने उसके साथ रेप किया और कम से कम 100 उसके बारे में जानते थे। उस घर में यहाँ तक कि वुमेन्स को भी बुलाया गया और यंग गर्ल्स को भी बुलाया गया जुनको के साथ ये सारी चीजें होते हुए देखने के लिए। क्या मतलब, इतने लोगों को पता होते हुए भी किसी ने भी एक एक्शन तक नहीं लिया, किसी ने भी एक बार नहीं सोचा पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए। आखिर ऐसा क्यों? जुनको को हर टाइम बिना कपड़ों के रहने के लिए मजबूर किया जाता था और उसे कंटिन्यूअसली पीटा जाता था और अपमानित किया जाता था। वो लोग उसे घंटों तक फ्रिज में रख देते थे और जब वो उसे बोर हो जाते थे तभी बाहर निकालते थे। नोबुहारू मिनातो के भाई और पेरेंट्स वहीं रहते थे जहाँ पे जुनको को रखा जा रहा था। उसके भाई ने उसे इन्फॉर्म करने के अलावा कुछ नहीं किया कि जुनको इस तरह से मर सकती है। उसके पेरेंट्स डरते थे क्योंकि उन लोगों ने नोबुहारू का वायलेंट नेचर देखा था। उन लोगों को याकुजा के साथ रिलेशन के बारे में भी पता था और वो उसके कारण और भी ज़्यादा डरते थे कुछ भी करने से। और मोस्ट डिस्टर्बिंग चीज़ ये थी कि दे आर वरीड अबाउट देयर गुड रेप्यूटेशन। 10 दिन के टॉर्चर के बाद जुनको का बॉडी वीक होने लगा था। कंटिन्यूअसली टॉर्चर के बाद जुनको के साइनेसिस में बहुत सारा ब्लड जम गया था जिसके कारण वो अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पा रही थी। उसके डाइजेस्टिव सिस्टम भी रिफ्यूज करना शुरू कर दिए थे खाना और पानी को। अगर वो किसी भी चीज़ को खाने या पीने की कोशिश करती तो वो तुरंत वॉमिट कर देती और इस सब के कारण वो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड भी हो गई थी। जब भी वो वॉमिट करती अटैकर्स गुस्सा हो जाते और जुनको को मारने लगते। जब रातें और भी ठंडी हो गई तो जुनको को घर की बालकनी पर इतने ठंडे टेम्परेचर में सोने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन लोगों में से एक जिसे अटैकर्स जुनको को देखने के लिए बुलाए थे, उसने किसी को इसके बारे में बताया और उसने जाकर के पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि मिनातो हाउस में क्या चल रहा है। तभी इमीडिएटली 2 ऑफिसर्स को मिनातो के घर में भेजा गया इंक्वायरी करने के लिए। जब दोनों ऑफिसर्स मिनातो के घर पहुंचे तो मिनातो के पेरेंट्स दरवाजा के पास आए और ऑफिसर्स ने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी। तो मिनातो के पेरेंट्स ने उनको बताया कि घर पे कोई भी लड़की नहीं है। पुलिस ने उनकी बातों को सच समझा और उनको थैंक्स किया और वहाँ से चले गए बिना चेक किए हुए। सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ तो ये है कि पुलिस ने एक सिंगल चीज़ के लिए भी इंक्वायरी नहीं करी और बस उनकी बातों को सच समझा और चले गए। सीरियसली, टॉर्चर के 20 दिन के बाद जुनको चलने में पूरी तरह से अनेबल हो गई थी। जुनको के पैरों में लाइटर में जो तेल होता है ना, उसको डाल दिया गया था और उसमें आग लगा दिया गया था। पिटाई के टाइम उसके पैरों को भी इतनी बुरी तरह से टारगेट किया गया कि उसके पैरों का बहुत बुरी तरह से मसल डैमेज हो गया। जुनको अपने हाथों से कुछ भी पकड़ने के लिए अनेबल हो गई थी क्योंकि उसके हाथों को डंबल से इस हद तक तोड़ दिया गया था कि उसकी हड्डियाँ ख़त्म हो गई थी बुरी तरह से। यहाँ तक कि उसके नेल्स को भी कुचल दिया गया था। कुछ रातों के बाद अटैकर्स और भी ज़्यादा हैवान बन गए थे और बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगे। जुनको ने इसे भागने की कोशिश करने के एक मौके के रूप में लिया। वह बेडरूम से सीढ़ियों से नीचे रेंगती हुई पहुंची और फ़ोन उठाई और पुलिस को फ़ोन करना शुरू कर दिया। फ़ोन रिंग हुआ और एक पुलिस ऑफिसर ने फ़ोन उठाया। जैसे ही वह बोलने वाली थी
हिरोशी उसके पीछे आया और उसके हाथों से फ़ोन छीन लिया। उसने फ़ोन को अपने ईयर के पास लगाया और कहा कि मैंने गलती से फ़ोन कर दिया, और फ़ोन को रख दिया। जुंको को वापस बेडरूम में घसीट कर ले गया। वह पूरी तरह से डरी हुई थी, क्योंकि उसे पता था कि इसके लिए उसे कड़ी सज़ा दी जाएगी, और वो सही थी। उन्होंने उसे पकड़कर नीचे फेंक दिया और उसके चारों ओर एक मोमबत्ती की लो लहराकर उस पर टॉन्ट मारकर उसे पनिश्ड किया गया। उसके बाद उन लोगों ने उसके पूरे बॉडी को कवर किया, मेनली उसके पैरों पर हल्का फ्लूइड गिराया और उसे एक बार फिर आग लगा दिया गया। जुंको सडन वायलेंट मूवमेंट लेना शुरू कर दी फायर के कारण, पर उन लोगों ने सबको बताया कि शी वॉज फेकिंग इट, और उन लोगों ने फिर से उसके ऊपर आग लगा दी। लेकिन कुछ देर बाद ही उसे बुझा दिया गया, जिसके बाद वो किसी तरह से बच गई। जुंको ने अटैकर से भीख मांगते हुए कहा कि वो उसे मार डाले और ये सब खत्म करें, पर वो उसके लिए ये एहसान नहीं करना चाहते थे। आग लगाने के बाद उन लोगों ने उसे टॉर्चर करने के लिए एक नया तरीका खोजा। कुछ बॉयज उसका सर कंक्रीट पर पकड़ लेते थे, जबकि बाकी लोग उस पर कूद पड़ते थे। केवल इमेजिन ही की जा सकती है कि इसे किस प्रकार का पेन और डैमेज हुआ होगा। अबाउट 30 डेज के बाद जुनको ठीक से पेशाब भी नहीं कर पा रही थी। सिगरेट लाइटर से जलाए जाने के बाद जुनको का जेनिटल्स बुरी तरह से डैमेज हो गया था, और उसके अंदर कई विदेशी चीजें भी डाली गई थी, जैसे कि नुकीला और खुरदरा पटाखे भी उसके अंदर डाले गए थे। फायर वर्क तो उसके एनस, माउथ और ईयर्स में भी डाले गए थे, जिससे वो लगभग बहरी हो गई थी। उसके हाथ और पैर इतने डैमेज हो गए थे कि वो हार्डली चल पाती थी। वो रेंग सकती थी। बाथरूम तक रेंगने में उसे 1 घंटे से अधिक का टाइम लगता था। एक रिपोर्ट में पता चला था कि जुंको का ब्रेन साइज कम हो गया था लड़कों के टॉर्चर के कारण। लड़कों ने इतना ज़्यादा उसे टॉर्चर कर दिया था, उसके बहुत सारे बॉडी पार्ट्स को जला दिया था, कि अब वो उन लोगों को अट्रैक्टिव नहीं लग रही थी। उन लड़कों ने फिर से सेम स्ट्रैटेजी यूज़ किया और एक 19 साल की लड़की का किडनैप करके उसके साथ गैंग रेप किया। नरक के इन 44 दिनों के दौरान जुनको फुरुदा को सबसे भयानक टॉर्चर और पेन झेलने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्या कोई इंसान इमेजिन कर सकता है कि उसके साथ जो कुछ किया गया? उसके साथ हर दिन में कई बार रेप हुआ, उसके हर ऑरिफिस में, और एंड तक में ये पता चला कि 100 से ज़्यादा लोगों ने उसका रेप किया था। समटाइम्स जुंको के साथ 12 लड़कों ने रेप किया सिर्फ एक दिन में। कॉन्स्टेंटली उसके साथ ह्यूमिलेशन हुआ और जुंको को फोर्स किया गया बिना कपड़ों के रहने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम। बहुत सारे आदमी जिन्होंने उसके साथ रेप किया, उन लोगों ने उसके ऊपर पेशाब भी किया। एंटरटेनमेंट के लिए अटैकर्स के सामने खुद को खुश करने के लिए मजबूर किया गया। हर दिन उसे फिजिकली पीटा गया, गोल्फ क्लब से, आयरन रोड से, बैम्बू स्टिक से और भी बहुत सारी चीज़ों से। उसके पूरे बॉडी में डंबल्स गिराए गए, उसके चेहरे को भी बिगाड़ा गया पूरी तरह से। उसके पूरे चेहरे पर गरम वैक्स डाला गया। उसके ओरिफिस में जितनी भी चीज़ें डाली गई थी, उसका एक लंबा सा लिस्ट बनाया गया था, जिसमें बॉटल्स, ब्रोकन एंड अनब्रोकन, आयरन बार्स, सीजर्स, रोस्टिंग नीडल्स और भी बहुत सारी चीज़ें थी। और तो और उसे कभी कभी केवल मिनिमम मात्रा में खाना दिया जाता था। एक बार उसे फोर्स किया गया कॉकरोचेस खाने के लिए और यूरिन पीने के लिए, और उसके हर ऑरिफिस में फायर वर्क्स डाल दी गई, जिससे कि बहुत हद तक डैमेज हो गया और बुरी तरह से जल गया। उसके लेफ्ट निपल को प्लायर्स से फाड़ दिया गया, उसे फ्लोर पर बांध दिया गया और उसके पूरे बॉडी पर डंबल्स गिराए गए। उसके पेट पर डंबल्स इतने कस के गिरे कि उसके लोअर डाइजेस्टिव सिस्टम ने सारा कंट्रोल छोड़ दिया। उसे छत से लटका दिया गया और एक पंचिंग बैग के रूप में इस्तेमाल किया गया। उसे फ्रीजर में डाल दिया गया और घंटों तक वहाँ रखा गया। उसके आईलिड्स हॉट वेक्स और लाइटर से जला दिया गया। जब उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, तो उसके ब्रेस्ट पर सुई धागे वाली सुई से स्टैब किया गया। उसके वजाइना में एक गर्म रोशनी वाला बल्ब डाला जाता था और तब तक उसे घुमाया जाता था जब तक कि वो टूट न जाए। एंड तक वो पूरी तरह से
एक अलग इंसान की तरह दिख रही थी। सभी डैमेज के बाद उसके चेहरे का फेशियल फीचर्स को भी पहचानना मुश्किल हो गया था। उसका बॉडी पूरी तरह से डैमेज और अपंग हो गया था और उससे ऐसी स्मेल आ रही थी मानो वो पहले से ही सड़ रही हो। उसके प्राइवेट पार्ट से कंटिन्यूअसली ब्लड निकल रहे थे। उसके नोज में भी ब्लड जम गया था जिसके कारण वो सांस भी नहीं ले पा रही थी। ऑन डे 40 जैन 1 जून को न्यू ईयर के दिन अकेले उठी। उसने पूरे दिन उसे मार देने की भीख मांगते हुए बिताया। पूरी तरह से वो हिलने डुलने में अनेबल हो गई थी। 3 दिन के बाद ऑन जैन 4 बोल्स जुंको को चैलेंज करते हैं महलूम सॉलिटेयर गेम के लिए। उसे किसी भी तरह से खेलने के लिए मजबूर किया गया, यहाँ तक कि उसकी बुरी हालत के बावजूद उसने गेम जीत लिया। इससे उसके अटैकर्स को गुस्सा आ गया और उन्होंने उसे लोहे के मार्बल से बुरी तरह से पीटा और फिर लाइटर के तेल को उसके पूरे हाथ, पेट, पैर और उसके चेहरे पर डाला गया। फिर उन लोगों ने उसके चेहरे पर एक मोमबत्ती रख दी जिससे जुंको बुरी तरह से जल गई। उसने आग को बुझाने का कमजोर कोशिश किया लेकिन उसके पास ऐसा करने की बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। ये लास्ट टॉर्चर करीबन 2 घंटे तक चली और पहले से भी भयानक कंडीशन में रहने के कारण जुंको सदमे में चली गई और आखिरकार अगले दिन उसकी डेथ हो गई। मिनातो के भाई ने उसे 24 घंटे के अंदर फोन करके इन्फॉर्म किया कि जुंको की डेथ हो गई है। सभी लड़के घर की तरफ दौड़ पड़े। इस डर से घबरा गए क्योंकि उन्हें पता था कि उनको आजीवन कारावास या मौत की सजा होगी। लड़के घबराने लगे लेकिन उन्होंने एक प्लान बनाई और जुंको की डेड बॉडी को 55 गैलन तेल के ड्रम में डाल दिया और उसे सीमेंट से भर दिया। जुंको के लंबे बालों का एक साइड कंक्रीट के ऊपर से बाहर निकल रहा था, कुछ ऐसा जिसे उन्होंने अच्छे से नोटिस नहीं किया था। उन लोगों ने उस ड्रम को एक कंस्ट्रक्शन साइट पे डिस्पोज कर दिया जो कि कोटो टोक्यो में था। अभी के टाइम पे उस जगह को देख के आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ऐसा कुछ दफन किया गया था। ओरिजिनली सब कुछ ऐसा किया गया था कि पुलिस कभी नहीं पता कर पाएगी कि ये सब किसने किया है। लकीली हिरोशी एक मूर्ख निकला। 2 वीक्स के बाद पुलिस ने हिरोशी को पूछताछ करने के लिए स्टेशन बुलाया जिसमें हाल ही में उन लोगों ने एक 19 साल की लड़की का गैंग रेप किया था। उसके बारे में पुलिस उसे पूछताछ करना चाहती थी लेकिन हिरोशी कंफ्यूज्ड हो गया और उसने सोचा कि पुलिस जुंको के बारे में बात कर रही है क्योंकि मामला बहुत सिमिलर था और उसने सोचा कि बाकी बॉयज में से एक लड़के ने पहले ही कन्फेस्ट कर लिया होगा और उसने सारी बातें बता दी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसने पुलिस को बताया कि वो कहाँ थे और डेड बॉडी को कहाँ छुपाया है। जो अगूरा ऑलरेडी अरेस्ट हो गया एक दूसरे सेक्सुअल असॉल्ट केस में। फिर जल्द ही उसे जुंको के केस के लिए भी अरेस्ट कर लिया गया। साथ ही अन्य लड़कों को भी अगले कुछ दिनों के अंदर अरेस्ट कर लिया गया। बाद में ड्रम को खोला गया और कंक्रीट को तोड़ा गया जिसे जुंको की डेड बॉडी का पता चला जो कि बहुत ही हॉरिफिक कंडीशन में थी। जुंको की फैमिली को इन्फॉर्म किया गया और उसके साथ जो हुआ उसके बारे में डिटेल्स में बताया गया। जब उसकी माँ ने उसके साथ किए गए टॉर्चर के बारे में सुना तो वो बेहोश हो गई और उन्हें एक साइट्रिक हॉस्पिटल में लंबे टाइम तक रहना पड़ा। जुंको के डेड बॉडी का ऑटोप्सी किया गया जिससे कि पता चला उसके साथ क्या हुआ था। रेक्टल कैविटी में अभी भी छोटी बोतल्स फंसी हुई थी और ये पता चला कि वो प्रेग्नेंट थी। ऑल्दो उसका यूटेरस बुरी तरह से डैमेज हो गया था। उसके चेहरे से भी ऐसे पार्ट्स काट कर निकाला गया था कि उसके चेहरे को पहचानना मुश्किल हो गया था। उसको पहचानना इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया था कि उसके फिंगर के निशान से उसको पहचाना गया। वो चारों लड़के टीनेजर थे इसलिए कोर्ट ने उनके नामों को पब्लिश होने से रोक दिया। लेकिन सुकोन बोन्जिन मैगजीन के एक जर्नलिस्ट ये पता करने में सफल हुए कि एग्जैक्टली इस केस में कौन कौन थे और उन लोगों के नेम पब्लिश कर दिए और ये कहते हुए पब्लिश किया कि वो सारे लोग मॉन्स्टर हैं, इनह्यूमन हैं और इसलिए उन लोगों को ह्यूमन राइट्स नहीं मिलना चाहिए। और किसी ने भी इस चीज का विरोध नहीं किया क्योंकि सब जानते थे कि हिरोशी मियानो उस टाइम 18 इयर्स के थे और जो ओगुरा भी उस टाइम 18 इयर्स के थे। नोबुहारू मिनातो जो उस वक्त 16 इयर्स के थे और यासुशी वतनाबे 17 इयर्स के। ये चारों मॉन्स्टर को पकड़ लिया गया और ट्रायल के लिए भेज दिया गया। ड्यूरिंग ट्रायल जो लोग भी इस केस को डिटेल्स में सुन रहे थे उन लोगों का बेहोश हो जाना बहुत आम बात हो गया था। उन लड़कों ने जो कुछ भी किया उसके बावजूद भी उन लोगों ने कोई भी डीप रिग्रेट और गिल्टी नहीं दिखाया अपने बिहेवियर में। फिर भी उन लोगों को बहुत कम सजा मिली।
ऐसे भयानक क्राइम के बाद भी उन पर एक टीनेजर की तरह मुकदमा चलाया जा रहा था। लेकिन बहुत सारे पॉलिटिकल और सोशल इवेंट के खिलाफ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन के बाद केस को अडल्ट दर्जे में बदला गया। फिर भी अडल्ट स्टेज में अपग्रेड होने के बाद भी उन्हें अनबिलीवेबल रूप से बहुत कम सजा मिली, जो आज भी कुछ लोगों को एंग्री करती है जो इस मामले के बारे में जानते हैं। समहाउ लड़कों के ऊपर मर्डर का चार्ज नहीं लगा, उसके जगह पे बॉडी इंजरी के कारण जुनको की डेथ हुई उस चीज का चार्ज लगा। जापान में टीनेजर कोर्ट सिस्टम ज़्यादा फोकस करता है रिहेबिलिटेशन के लिए इंस्टेड ऑफ उन्हें कोई सजा देने से। इसका मतलब ये है कि टीनेजर को बहुत कम सजा मिलेगी। हिरोशी को 20 साल की सजा सुनाई गई, मिनातो को 5 साल की सजा सुनाई गई, वतनाबे को 9 साल और जो को 8 साल की सजा मिली। एक सैड थिंग ये है कि ये मॉन्स्टर्स को एक्चुअली में पहले के मुताबिक बहुत कम सजा सुनाई गई। अपील के बाद उनकी सजा और भी कम मात्रा में बढ़ाया गया। ये इतना कम था कि कुछ लोगों ने ये भी क्वेश्चन किया कि क्या याकुजा को इसके लिए ब्लेम किया जाएगा। इस रिकॉर्डिंग के टाइम तक चारों लड़के में से हर एक को जिनको दोषी ठहराया गया था वो सब जेल से बाहर हैं और फ्रीली घूम रहे हैं। उनमें से 3 8 साल से कम टाइम के लिए जेल में थे। हिरोशी को 17 ईयर्स की सज़ा सुनाई गई थी। उसने कोशिश की थी अपील के लिए, लेकिन जज ने उसके मामले में उसकी सज़ा को 20 साल के लिए बढ़ा दी थी। ऐसा 2 और लड़कों के साथ भी हुआ और काफ़ी कुछ देखने के बाद चौथे लड़के ने अपील करने की कोशिश ना करने का फैसला किया। भले ही वो सभी सज़ा पूरी होने से बहुत पहले ही बाहर आ गए। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये सारी चीज़ें तो आई होगी कि जेल से निकलने के बाद ये लोग सुधर गए होंगे या नहीं, लेकिन इसके बाद भी उन लोगों ने सेमलेसली कुछ चीज़ें ऐसी करी। नोबुहारू मिनातो जेल से बाहर आने के बाद उसने अपना पहला नाम बदल कर सिंजी रख लिया फॉर ऑब्वियस रीज़न। 2006 में उन्होंने एक रोमानिया की लेडी से शादी की और उनकी एक बेटी थी। जल्द ही उनका डाइवोर्स हुआ और उनकी वाइफ को उनकी बेटी की कस्टडी मिल गई। मिनातो बहुत समय तक मर्डर से दूर नहीं रह पाया और एंड में उसे फिर से अरेस्ट कर लिया गया एक बिजनेसमैन के मर्डर केस में। उस बिजनेसमैन ने मिनातो को उसकी तरफ घूरते हुए देखा, जिस पर उसने पूछा कि तुम क्या देख रहे हो। मिनातो उसके पास आया और उसे एक पंच मार दिया। इसके बाद वो इंसान अपनी कार से बाहर आया और दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। मामला इस हद तक बढ़ गया कि मिनातो ने डंडा निकाला और उसे बुरी तरह से पीटा। जब विक्टिम ने अपने कार में वापस जाने की कोशिश की तो मिनातो ने चाकू से उसकी गर्दन काट दी। कुछ लोगों ने दूर से ही ये सब होते हुए देखा और वो भागे उसकी तरफ दौड़कर, लेकिन तब तक मिनातो वहाँ से भाग चुका था। फिर उन लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया। फिर मिनातो को जल्दी पकड़ लिया गया और अरेस्ट कर लिया गया। उसने मर्डर से इनकार करते हुए कहा कि उनका इरादा केवल उस इंसान को पीटना था और केस अभी तक चल रहा है। जो उगुरा को अगस्त 1999 में रिहा कर दिया गया। उसने भी एंड में अपना नाम बदलकर जो कामिसाकू रख लिया। एक्चुअली उसको कुछ भी बात की कोई भी गिल्ट नहीं थी और वो प्राउडली बोलता था जो भी उसने किया था। उसके फादर ने शर्म के कारण अपने पूरे लाइफ की सेविंग्स जुनको के फैमिली को देने की कसम खाई, लेकिन जो ने उनके पैसे ले लिए और उसका यूज़ किया एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए। जो की माँ बहुत अच्छी नहीं थी क्योंकि उसने जुनको की कब्र को यह कहते हुए नष्ट किया था कि ये जुनको ही थी जिसने उसके बेटे का लाइफ बर्बाद कर दिया था। और एंड में जो एक लेडी को ढूंढने में कामयाब रहा उसके साथ डेट करने के लिए उसने एक चाइनीज़ लेडी से शादी कर ली, लेकिन शादी बहुत लंबे टाइम तक नहीं चली। उसके बाद उसने एक दूसरी लेडी के साथ डेटिंग शुरू कर दी। फिर वो जुलाई 2004 में एक लड़के को पीटने के आरोप में 7 साल के लिए जेल गया। उसने सोचा कि वो उसकी गर्लफ्रेंड को बहला फुसला कर उसे दूर ले जा रहा है। उसने उस आदमी को किडनैप कर लिया था और 4 घंटे तक उसे पीटा था। बट इन 2009 वो एक बार फिर से जेल से बाहर आ गया और वो आज भी फ्रीली घूम रहा है। द मेन लीडर हिरोशी मियानो रिहा होने के तुरंत बाद अपने प्रीवियस गैंग एक्टिविटी में चला गया। इसके बाद कुछ समय के लिए उसे फ्रॉड केस में अरेस्ट किया गया था, लेकिन उसे इसके लिए जेल नहीं जाना पड़ा। ऐसा लगता है कि वो काफ़ी नॉर्मल लाइफ जी रहा है। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि वो एक अच्छी लाइफ जी रहा है। वो एक किक बॉक्सिंग जिम का रेगुलर
पैटर्न है यासुशी वातनाबे उन चारों लड़कों में से एकमात्र है जिसे अरेस्ट नहीं किया गया उस केस के बाद, क्योंकि किसी को भी अच्छे से नहीं पता है कि अब ये क्या कर रहा है। जब पहली बार इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी तब पुलिस को कुछ डीएनए और स्पर्म मिली थी और पब्लिक हेयर भी, जिससे कि एक एविडेंस मिल गया था और भी बहुत सारे क्रिमिनल्स को पकड़ने का जो इस क्राइम में शामिल थे। 2 आदमी जिनका नाम कोइची इहारा और तेत्सु नाकामुरा था, उन दोनों को भी अरेस्ट किया गया और प्रोबेबली और भी बहुत सारे लोग थे जिनके बारे में पब्लिकली बातें नहीं हुई। ये किसी को नहीं पता है कि उन लोगों को कोई सज़ा मिली थी या नहीं।